वेलकम गाइस इन स्टडी विथ रितेश चैनल। आई माई सेल्फ पल्लवी और मैं आज आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो भी जो 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देखो। समुद्री खरपतवार में यह प्राप्त होता है। समुद्री खरपतवार में क्या प्राप्त होता है? तो बेटा आप लोग अगर ध्यान से मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का जिक्र कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो आंसर क्या था? एल्गिनेट। क्या है? एल्गिनेट, जो कि समुद्री खरपतवार में प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री खरपतवार होता है। ठीक है, और इसे एक और चीज़ भी बोलते हैं, इसे कॉमन टर्म में क्या बोलते हैं मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग रिपीट करो, साथ में रिपीट करोगे ना तो आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एल्जीन होता है। क्या होता है बेटा? एल्जीन होता है। ठीक है, या एल्जीनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्जीनिक एसिड। ओके, चलो इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? वो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आइसोथर्मिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल। ह्यूमन ब्लड सेल में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कितना परसेंट पाया जाता है? आइसोथर्मिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कितना परसेंट पाया जाता है? ओके, तो क्या बोल रहा है? मानव रुधिर कोशिकाओं में समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलयन है, तो कितना परसेंट पाया जाता है? तो आप लोग याद कर लेना ना इसे सीधा सीधी कि 0.9% पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड सेल में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.9% पाया जाता है। ठीक है, वो अगर मैं हिंदी टर्म बोलते समय इधर से उधर थोड़ा हो जाता है, कोई टर्म है जो मैं अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, तो प्लीज़ इसे आप लोग एकदम हाईलाइट मत करना, क्योंकि हिंदी मैं सीख रही हूँ। ओके, एक बार मैंने कमेंट पढ़ा था, शायद किसी में मैंने कुछ गलत बोला था, तो एक बच्चे ने लिखा था कि सूची नहीं श्रुति होता है, ऐसा कुछ करके कोई टर्म था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो फिर उसे उतना इग्नोर करो यार। मैं ना पढ़ाते समय सोचती हूँ कि आप लोग जो भी बताऊँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो मेरी टंग पे मत ध्यान देना, क्योंकि एक दो वर्ड होता है जो गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? बहुकोशीय पादपों में मध्य पट्टिका बनी होती है। जो हमारा मिडिल प्लेट्स है किसमें? मल्टी सेलुलर प्लांट में। वो किस चीज़ से बनी होती है? तो वो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। फर्स्ट दिया हुआ है काइटिन, सेकंड दिया हुआ है सेलुलोज, थर्ड दिया हुआ है एल्गिनेट एंड फोर्थ दिया हुआ है पेक्टेट। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? पैकेट। पैकेट कुछ नहीं होता यार, चिप्स कुरकुरे वाला पैकेट थोड़ी है। ठीक है, चलिए इसे मैं स्पेलिंग सही कर देती हूँ। पेक्टेट बोलते। क्या बोलते बेटा? पेक्टेट। हिंदी में सही लिखा हुआ है पेक्टेट। ओके, तो द राइट आंसर इज पेक्टेट। राइट आंसर क्या होगा हमारा? पेक्टेट ही होगा। जो मिडिल प्लेट्स होते हैं, जो मिडिल लेमला होता है किसमें? मल्टी सेलुलर प्लांट में। वो किस चीज़ से बना होता है? पेक्टिन या पेक्टेट से। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना वो क्या है? मल्टी सेलुलर प्लांट है। ठीक है, और इसकी तीनों लेयर किससे बना है वो बता रहा है। ठीक है ना, तो जो मिडिल लेयर है ना, वो मिडिल लेयर जो है ना वो किस चीज़ से बना हुआ है? पेक्टिन या पेक्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, प्राइमरी लेयर जो बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? हेमी सेलुलोज एंड सॉल्युबल प्रोटीन से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लो इसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेक्टेट। ओके, यहाँ मिसप्रिंट की वजह से पैकेट लिखा गया होगा। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? चलो आप लोग भी क्वेश्चन साथ में रीड करो। ग्लाइकोलाइसिस अकर हेयर। ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है। कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का भी डिस्कस मैं ब्रीफली की थी। जब ब्रीफली करती हूँ ना तो अगर आप जो बच्चे ध्यान से सुने होंगे ना उनको पक्का इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे कि मैंने जब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बता रही थी कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं पायरुविक एसिड में, तो जब ये प्रोकैरियोट में होता है तो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है,
कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। किस में होता है बेटा? कोशिका द्रव्य में। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। बहुत बार मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन क्या बोल रहा है? अर्ध स्वशासित अंगिक कौन सा है? ठीक है, जिसके पास क्या है? जो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस टर्म जो होता है बेटा, ऑटोनोमस से आप लोग क्या समझते हो? सेमी मतलब तो अर्ध, सेमी मतलब तो अर्ध, सब सारे बच्चे समझते होंगे। बट ऑटोनोमस वर्ड से क्या समझते हो? तो बेटा ऑटोनोमस जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्गेन के पास ऑर्गेनेल्स हो, सॉरी जेनेटिक मटेरियल हो। क्या हो बेटा? जेनेटिक मटेरियल हो। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, जो कि क्या करता है? वो कैपेबल होता है, वो योग्य होता है कि अपना एनर्जी खुद बना सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? अपना एनर्जी खुद बना सकता है, और उसके अंदर जो काम हो रहा है उसमें वो एनर्जी का यूटिलाइज यानी यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? हम ऑटोनोमस बोलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि किसके पास अपना डीएनए, ओन डीएनए होता है और एनर्जी भी फॉर्म करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक और होता है, उसका भी आप नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ऑटोनोमस ऑर्गन क्या है एक और? वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलो। और माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, समझ में आ गया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो आगे हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? ग्लाइकोजेन पार्टिकल्स आर फाउंड इन। ग्लाइकोजेन कण इनमें से पाए जाते हैं। ग्लाइकोजेन कण कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा फैट सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फैट सेल में पाए जाते हैं। वसा कोशिका में पाए जाते हैं। ओके, कहाँ? वसा कोशिका में। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता चुकी हूँ बट फिर भी देख लो। क्या है? हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसका आंसर कौन कौन लिखेगा? जल्दी से कमेंट में लिख दो। तो द राइट आंसर इज 2। क्या? 2। ओके, क्योंकि ग्लूकोज का एक अणु से एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होता है। कितना? 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु यानी 1 मॉलिक्यूल से एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है? तो 2 अणुओं का निर्माण होता है। कितना? 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं। ओके, साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन। साइटोकाइनेसिस इनमें प्रारंभ होता है। कहाँ होता है प्रारंभ? तो आप सब लोग पढ़े होंगे प्रोफेज, मिडिल एज, पोस्टीरियर स्टेज या एंड स्टेट। तो बेटा ये कहाँ होता है साइटोकाइनेसिस? तो एंड स्टेट में, क्योंकि ये जो डिवीज़न होता है ना वो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज के बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। बिगिंस मतलब प्रारंभ भी होता है ना, स्टार्ट। तो उसके बाद जो होता है वो प्रोसेस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग लिख दो। केयरफुली लिसन होकर, अगर केयरफुली होकर सुने होगे ना तो पक्का आंसर पता होगा। और क्या क्या बताए थे ना इससे टर्म रिलेटेड, फंजाई के बहुत सारे चीज़ बताए थे, उसके सेल वॉल के बारे में, ये सब भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आंसर लिख दो। तो क्या होगा? मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर क्या होता है? फंजाई होता है। सॉरी, फंजाई होता है। क्या होता है? फंजाई होता है। ओके, चलो
इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसे मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ और फंजाई के बहुत सारे पॉइंट भी मैं उस टाइम नोट करवाई थी। ओके, जो जो लिखा है वो लाइक कर दो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? तो जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? चीर प्रदर्शित करता है एक। क्या प्रदर्शित करता है? इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। तो क्या प्रदर्शित करता है? लिंकेज यानी वश। ओके, क्या प्रदर्शित करता है? लिंकेज। ठीक है, एक जो ऑप्शन था वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, चलो कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? लिंकेज। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में पाइन ट्री क्या कौन सी क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है? लिंकेज। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा? 12th नंबर क्वेश्चन, चलो आप लोग भी पढ़ो। एसिडोफाइल है। एसिडोफाइल क्या है? आर्चेबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो एसिडोफिल्स क्या होता है बेटा? ये ना यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, क्या होता है? यूकैरियोट्स होता है। तो किसमें ये क्या है? एसिडोफाइल्स क्या है हमारा? आर्चेबैक्टीरिया है। क्या है हमारा? आर्चेबैक्टीरिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर कोई पूछे एसिडोफाइल्स क्या है तो आर्चेबैक्टीरिया। ओके, इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसे बस याद कर लो। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट। यह द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है। क्या है? द्विबीजपत्री का उदाहरण। द्विबीजपत्री क्या होता है? डाइकॉट क्या होता है? तो उसे पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर डाइकॉट प्लांट के सीड को ना, अगर आप आउटर आउटर कवर जो होता है उसको हटाओगे ना, तो उसका सीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक ग्राम को ले लो। ठीक है, ये ग्राम हो गया। ठीक है, अब जिसका जैसे इसका आउटर लेयर हटाओगे ना तो अंदर में ना ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, बीच से ना ये एकदम अलग अलग रहता है। जैसे ये आउटर लेयर हटाओगे तो ये दोनों एक अलग अलग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट या द्विबीजपत्री। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दाल, बैम्बो, सुगरकेन, बनाना। ठीक है, तो क्या द्विबीजपत्री इस यहाँ पे जो है उसमें क्या आंसर होगा? पल्सेस। ज़्यादातर पल्सेस में पाया जाता है, जैसे अरहर, मसूर, ये सब में क्या ये सब कैसे किस चीज़ के एग्जांपल है? डाइकॉट के। ठीक है, और मोनोकॉट का क्या होता है? मोनोकॉट के जो सीड होते हैं ना वो एक ही रहेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग डाइकॉट समझ गए होंगे। द्विबीजपत्री नाम से ही पता चल रहा है, द्विबीजपत्री। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो। कोरल्स कम इन दिस यूनियन। यूनियन नहीं होगा यहाँ, फाइलम होगा। क्या होगा? यूनियन नहीं होगा यहाँ पे, फाइलम होगा। क्या होगा? फाइलम। ओके, मूंगा इस संघ में आता है। मूंगा जो होता है कोरल्स, वो किसका एग्जाम्पल है? क्या पोडीफेरा का है, नाइडेरिया का है, मॉलुस्का का है, या एनेलिडा का है? तो आप लोगों को पता होगा जो कोरल्स है ना वो किसका एग्जाम्पल है? नाइडेरिया का। किसका एग्जाम्पल है? नाइडेरिया का। ओके, नाइडेरिया का एग्जाम्पल है। चलो अब कोरल्स के बारे में एक पॉइंट बता देती हूँ कि कोरल्स का जो स्केलेटन होता है ना, क्या होता है बेटा? कोरल्स का स्केलेटन तो आप लोग समझते ही होंगे ना, वो किस चीज़ से बना होता है? तो वो आप लोग लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, मे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो और एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए नाइडेरिया का। नाइडेरिया का एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे फाइशेलिया। क्या हो जाएगा? फाइसेलिया। इसका हिंदी नहीं होता है बेटा। ठीक है, फाइसेलिया जैसे कोरल दिया हुआ है, सॉरी मे भी हिंदी होता होगा बट इसका हिंदी मुझे नहीं पता है। फाइसेलिया एंड सेकंड वाज एडमिशिया।
क्या, एडमीशिया, जिसे हम सी एनीमोनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडमीशिया को हम क्या बोलते हैं, सी एनेमोनी भी बोलते हैं। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित वसा है। ब्लबर इज द फैट प्रेजेंट इन हुज बॉडी। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लबर होता क्या है। ठीक है, आखिर ये ब्लबर होता है क्या। तो बेटा ब्लबर जो होता है ना वो क्या होता है, एक फैट है, थिक फैट है। ठीक है, जो कि आपके स्किन के अंदर, आपके नहीं, जो मैरीन, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनके स्किन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिससे ना उनके बॉडी गर्म रहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारा एक थिक फैट है। क्या है, थिक फैट है, जो कि उस मैरीन एनिमल्स के स्किन के अंदर पाया जाता है। थिक फैट लेयर होता है। ठीक है, परत होता है। क्या होता है, वसा का एक मोटा परत होता है जो कि स्किन के अंदर रहता है, जो उसकी बॉडी को उसका काम क्या होता है कि गर्म रखना है उसकी बॉडी को। ठीक है, तो किस में पाया जाता है, तो मैंने क्या बोला, मैरीन मैमल्स में। ठीक है, क्या बोला, मैरीन मैमल्स में। तो इस ऑप्शन को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो क्या दिया है, सील भी दिया हुआ है, बैट दिया हुआ है, वेल दिया हुआ है और डॉल्फिन दिया हुआ है। तो मैंने जाहिर सी बोला कि जाहिर सा वर्ड कौन सा यूज़ किया, मैरीन, जो कि पानी में रहते हैं। तो इसका आंसर ना इस क्वेश्चन में ना थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, अगर मिसप्रिंट बोले, अगर यहाँ पे नॉट लगा देते ना कि ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित नहीं है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में लगा देते नॉट, हम यहाँ पे एक नॉट लगा देते, क्या लिखे, ब्लबर इज द फैट नॉट प्रेजेंट इन हुज बॉडी, या फिर फॉलोइंग बॉडी। ठीक है, या फिर फॉलोइंग बॉडी। तो इसका आंसर क्या होता, जब नॉट लगा देते तब क्या होता है, आंसर हमारा बैट होता, क्योंकि बैट तो लैंड पे रहता है, इसके अंदर ब्लबर पाया नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या होता, बैट होता, तब इसका एक आंसर होता। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 3 आंसर राइट होगा। सील भी होगा, डॉल्फिन भी होगा और वेल भी होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन राइट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दिया ना कि क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर नॉट रहता तो एक ही आंसर होता, बैट। ठीक है, लेकिन अगर नॉट हम हटा दे रहे हैं तो तीनों हो जाएगा। तो आप लोग बस इतना समझो कि ब्लबर जो होता है वो क्या होता है, थिक फैट लेयर होता है, मोटा वसा का परत होता है। ठीक है, जो कि मैरीन मैमल्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी, आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। क्या है रिपीटेड क्वेश्चन में, द लीफ ऑफ डेजर्ट प्लांट आर कवर्ड बाय, ये मैं बता चुकी हूँ। और इसका आंसर क्या होगा, वैक्स। किससे कवर्ड होता है लीफ डेजर्ट प्लांट का, वैक्स से, मोम से। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो कम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है, द साइज इन माइक्रॉन्स ऑफ कोलाई बैक्टीरिया इज अप्रॉक्स। क्या पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, वो भी किसका, कोलाई बैक्टीरिया का। किसका, कोलाई बैक्टीरिया का, ई कोलाई बैक्टीरिया का। ई कोलाई जीवाणु का आकार है लगभग कितना है, तो लगभग ये 5 माइक्रोन है। कितना है, 5 माइक्रोन है। तो द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी के 5 माइक्रोन्स। कितना है, 5 माइक्रोन्स। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑर्गेनेल्स आर विदाउट मेम्ब्रेन। कौन से कोशिकांग बिना झिल्ली वाले हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा कोशिका है जिसमें झिल्ली नहीं है, जो बिना झिल्ली का है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दे रहा है हमारा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई एंड फोर्थ वन इज राइजोसोम। तो किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी लिख दो, राइजोसोम के पास बेटा मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइजोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसे आप लोग याद कर लो कि राइजोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोल रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु असंतृप्त वशीय अम्ल है। तो ऑप्शंस देखिए हम, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टैटिक एसिड। क्या बोल रहा है, स्टैटिक एसिड। सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, लिनोलिक अम्ल। फिर थर्ड क्या है, ऑलिक अम्ल। एंड फोर्थ क्या है, पैरामीटिक अम्ल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक अम्ल है ना वो क्या होता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी संतृप्त वशीय अम्ल है। क्या है, संतृप्त वशीय अम्ल है। ओके। और लिनोलिक जो है वो असंतृप्त वशीय अम्ल है। क्या है, असंतृप्त वशीय अम्ल है। और ऑलिक की बात करें, ऑलिक की, तो वो क्या है, वो मोनो अनसैचुरेटेड है। क्या है, ये पॉली था ना, ये इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बहु असंतृप्त वशीय पूछ रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड पूछ रहा है। तो जो ऑलिक होता है ना वो कैसा नेचर होता है, मोनो अनसैचुरेटेड होता है, मोनो सैचुरेटेड होता है, नॉट अनसैचुरेटेड। ठीक है, मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये जो पामीटिक है वो क्या होता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी संतृप्त वशीय अम्ल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बहु असंतृप्त वशीय है। तो बहु असंतृप्त वशीय कौन सा है, ये वाला, यानी लिनोलिक अम्ल। क्या है, लिनोलिक अम्ल। तो द राइट आंसर इज लिनोलिक एसिड। ठीक है, चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किस एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो उस एमिनो एसिड का क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। तो किस एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। किस में, टायरोसिन में। ठीक है, ये टायरोसिन जो होता है ना बेटा, वो क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड है। क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, अगर कोई पूछ दे कि टायरोसिन का वर्क क्या होता है, तो बेटा वर्क जो होता है ना, इसका प्रोटीन बनाने का होता है काम। क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और ये ना कुछ एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, बहुत लाभदारी बोल दो, ठीक है ना, ये बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, तो कौन सा एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन, यानी T4 भी इसको बोलते हैं हम। टायरोसिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, T4 हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T4 हार्मोन। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि कौन सा एंजाइम में, कौन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो वो है टायरोसिन। क्या है, टायरोसिन। ओके, और इसका वर्क भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या करता है टायरोसिन। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू हमारा नर्व सेल वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अधिकांश क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये सीरीज आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आने वाले 2022 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में फोकस दूरी हो जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो, है ना, तो उस व्यक्ति की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है।
अपरिवर्तित रहती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मायोपिया कहते हैं। तो आपको बताना है कि मायोपिया से अगर कोई व्यक्ति सफरिंग है यानी पीड़ित है ना, तो उस व्यक्ति की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? तो बच्चों ध्यान देना है, फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में क्या होता है? तो मायोपिया में जो है दूर की वस्तुएं को जो है नहीं देखा जा सकता है। मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है, यानी दूर की वस्तुएं नहीं देखी जा सकती हैं, है ना। लेकिन पास की वस्तुएं, देखिए पास की वस्तुएं जो है इसमें आसानी से दिख जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तुओं को आदमी नहीं देख पाता है, जबकि पास की वस्तुओं को वो देख लेता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक होता है बच्चों दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसी प्रकार होता है एक दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना इसमें जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है ना। दूर की वस्तुओं को जो है इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं बच्चों इसमें नहीं दिखती है। ठीक है, अब देखिए निकट दृष्टि दोष, इस चीज़ को दूर करने के लिए यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो ये भी ध्यान देना है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे बच्चों? तो ध्यान देना है, देखिए प्रश्न ऐसे पूछ लेगा आपसे भाई कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार पूछेगा दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है शक्ति गुने समय किस भौतिक राशि की विमा है? यानी पावर इनटू टाइम इज द डायमेंशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? बताइए जल्दी से, संवेग का है या आवेग का, ऊर्जा का या प्रतिबल का? देखिए संवेग को मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोमेंटम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवेग को इम्पल्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आवेग को इम्पल्स कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबल को जो है स्ट्रेस कहते हैं। जल्दी से जवाब देना है, हर एक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्जा जो है एनर्जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है बच्चों पावर गुने टाइम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एनर्जी बराबर क्या होता है? तो पावर गुने टाइम होता है, यानी शक्ति गुने समय होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ई क्या है? ई जो है ना एनर्जी इज द एबिलिटी टू द वर्क, है ना। और पी क्या है? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म्ड। टी क्या है? समय है, टाइम है ना। तो ये ध्यान देना है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बाकी के ऑप्शंस की। तो जैसे संवेग का बात करें, है ना, तो संवेग देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे संवेग है, ठीक है, तो पूछ लिया जाता है संवेग बराबर क्या होता है? तो ये होता है बच्चों मास गुने वेलोसिटी। ठीक है, मास गुने वेलोसिटी होता है, यानी द्रव्यमान गुने में चाल। ठीक है, बोल सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो आवेग है, ये आवेग बराबर क्या होता है? तो आवेग बराबर होता है बच्चों फोर्स, ठीक है, और गुना में समय का अंतराल यानी टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे प्रतिबल बचा, तो इसका क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। क्या होता है बच्चों? फोर्स बाई एरिया होता है। तो ये सब जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, एक वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है जबकि समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है ना। यानी देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस पूछे हैं कि कितने इमेजेस बनेंगे, है ना। ये इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में रीड कर लिया जाए।
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर वाइल द प्लेन मिरर आर एट 90 डिग्री टू इच अदर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज, है ना, यानी यहाँ पे कितने इमेजेस बनेंगे वही बताना है बच्चों। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सूत्र होता है। तो देखिए सबसे पहले जो थीटा दे रखा है ना वो 90 डिग्री दे रखा है। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ थीटा जो है ना आपको दे रखा है उसको लिख लेना है। थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, अब आपको 360 डिग्री में जो थीटा दे रखा है उससे भाग देना है, यानी 360 डिग्री में भाग दीजिए 90 से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, 4 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है? तो बच्चों ये क्या है, हमारा सम संख्या है। तो अब देखिए सम संख्या के लिए, है ना, यहाँ पे सम संख्या आ चुके हैं। तो सम संख्या में जब प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी होगी तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n बराबर, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, n बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए n बराबर 360 डिग्री कर देना है, अपॉन में थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और -1, तो कितना आ गया n बराबर, देखिए इसको काटे थे तो 4 आया था, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 जो है आ गई। अब यहाँ पे यदि विषम संख्या मान लीजिए आ जाता, जैसे 1, 3, 5, तब कौन सा सूत्र लगाते, तब हम लोग लगाते बच्चों n बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ठीक है। यानी उस सिचुएशन में जो है हमको एक नहीं घटाना होता है, कब, जब विषम संख्या आता तब। लेकिन यहाँ पे सम संख्या था इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, और विषम संख्या के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल सवार जो 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और 2 मिनट में वह एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका औसत वेग क्या है, यही आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई साइकिल सवार है जो 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो एक वृत्ताकार पथ कहने का मतलब क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसी वृत्ताकार पथ पर जो है एक साइकिल सवार है बच्चों, जो चक्कर लगाया जा रहा है ना, 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। यानी त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या 100 मीटर है बच्चों। त्रिज्या किसे कहते हैं, तो त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ना, वृत्त के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से जो डायमीटर तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से r जो है ये आपको दे दिया गया है 100 मीटर, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से r जो है 100 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये बताइए, ये जो साइकिल सवार है ये चक्कर लगा रहा होगा, कुछ इसी प्रकार लगा रहा होगा ना, वृत्ताकार पथ है तो कुछ इसी प्रकार लगा रहा होगा, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी निकालना होगा आपको। वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी, तो बच्चों वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है ना ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए वृत्ताकार पथ के जो दूरी होती है वो कुछ इसी प्रकार होगी, और ये हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से परिधि हो जाता है वृत्त का, है ना। तो वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है ये बराबर हो जाएगी वृत्त के परिधि के बराबर। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 कर देना है, पाई देखिए ऑप्शन में, पाई को पाई ही रहने दीजिए, 22/7 नहीं लेना है, तो पाई ही रहने देते हैं। r कितना है, 100 मीटर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 में 100 से गुना कीजिए 200, और यह पाई का पाई, तो 200 पाई जो है आपका ये आ गया दूरी, वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है 200 पाई है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए समय भी स्टूडेंट दे रखा है आपको, समय कितना दे रखा है, 2 मिनट का दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद पूछा क्या है, औसत वेग पूछ लिया गया है। तो बच्चों औसत वेग पूछा है, और आप लोग जानते हो एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। बताइए, औसत चाल, औसत वेग निकालना होता है तो कुल दूरी बटा कुल समय, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। बस बना दीजिए, इसी फॉर्मूले का यूज करना है और बन जाएगा। तो बच्चों क्या निकालना है, देखिए औसत वेग निकालना है ना आपको। तो चलिए अब यहाँ से मुझे ये बताइए आप लोग कि देखिए औसत वेग निकालना है, यानी एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितना है, यही ना होगी 200 पाई, क्योंकि वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी कितना है, 200 पाई आया है। तो यहाँ पे 200 पाई लिख लीजिए, और अपॉन में समय
कुल समय कितना है, देखिए 2 मिनट का है, तो 2 मिनट लिख लीजिए, बन गया क्वेश्चन। 200 को काटिए, 2 के पार्ट से 100 बार में चला जाएगा, तो कितना है एवरेज स्पीड, 100 पाई अपॉन में मिनट। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 100 पाई और ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा बच्चों, आप सभी जानते हो क्योंकि दूरी जो है मीटर में होता है ना। तो 100 पाई मीटर पर मिनट, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी, यानी द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्यूनर ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज विल बी। ठीक है, देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले तो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए। तो ये 330 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखा है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ये दे रखा है आपको 330 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी, यानी लेम्डा तरंग दैर्घ्य, यानी जिसको वेवलेंथ कहते हैं, इसको लेम्डा से डिनोट किया जाता है। तो लेम्डा जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो एफ दे दिया गया है, लेम्डा पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर आपको ध्वनि तरंगों की चाल मालूम हो गया तब तो निकल जाएगा। तो ध्वनि तरंगों की चाल यानी जिसको वी से डिनोट करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, तो ये कितना होता है। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि तरंग की जो चाल होती है वो कितनी होती है, ध्वनि तरंग की जो चाल होती है वायु में वो कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों 330 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से v भी पता चल गया कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब बच्चों f लेम्डा v इन तीनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन होता है। क्या होता है, यानी v बराबर होता है f गुने लेम्डा। तो आपको लेम्डा ही निकालना है, यानी तरंग दैर्घ्य ही निकालना है। तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन f। ठीक है, v कितना है, तो देखिए 330 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 330 लिख दीजिए। अपॉन में f कितना है, ये भी 330 है। तो दोनों को काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी लेम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि ये सब चीज़ मीटर पर सेकेंड में है, इसीलिए लेम्डा जो है यहाँ पे मीटर में आया। तो लेम्डा बराबर 1 मीटर जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बट ऑप्शन में देखिएगा तो मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो बच्चों 1 मीटर जो है कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा अब, तो यहाँ आंसर लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप ही बताइए ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, है ना। यानी देखिए यहाँ पे दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना दे दिया है, तो यहाँ पर I1 रेशियो I2 ये दे दिया है कितना, 1:16। I1 क्या है, पहले तरंग की तीव्रता है जो 1 दे दिया है। I2 क्या है, दूसरे तरंग की तीव्रता है जिसका वैल्यू 16 है। तो यहाँ पे दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना दे दिया है। अब उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, यानी A1 रेशियो A2 क्या होगा, यही बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए I और A के बीच क्या रिलेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, है ना। यानी यहाँ से आप लोग ये बोल सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ से A बराबर हो जाता है किसके, √I के। ठीक है, कैसे हुआ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं आपको बोला बच्चों यहाँ पे I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे I1/I2 ये बराबर हो जाएगा किसके, A1 के स्क्वायर के अपॉन में A2 के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी I1/I2 और बराबर में A1/A2 और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब जो है हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, तो एक काम करते हैं, देखिए पहले I1 और I2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो I1 कितना है, 1 है, अपॉन में I2 कितना है, 16 है, और बराबर में A1 अपॉन में A2 और इस पूरे का स्क्वायर है। अब देखिए हमको केवल A1 रेशियो A2 निकालना है ना। तो A1 रेशियो A2 कह लो या फिर A1/A2 कह लो, बात बराबर ही है ना।
तो यहाँ से अब देखिए स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे, पढ़े हो ना। हाँ, तो यहाँ से अब आप ही बताइए, अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अंडर रूट 16 का वैल्यू क्या होता है बताइए, अंडर रूट 16 जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो 1/4 और बराबर में, अब देखिए यहाँ से अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1/A2। तो आप ही बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, A1/A2 कितना आया, 1/4, यानी A1:A2 क्या बोल सकते हो आप लोग, 1:4 बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग जो है किया जाता है किस रूप में। देखिए पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है ज्वरनाशक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण रोगी की दवा के रूप में, चौथा ऑप्शन है प्रतिरोधी के रूप में। जल्दी से बताइएगा, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद कर लेना है ना, काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ना। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में भी काफ़ी रिपीटेड हो चुका है, पैरामेडिकल में भी आ चुका है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए क्लोरीन का प्रयोग जो है हम लोग किस रूप में करते हैं। तो बच्चों क्लोरीन का प्रयोग जो है एक प्रतिरोधी के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो प्रतिरोधी के रूप में जो है क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। हाँ जी, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है, देखिए प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है इसका यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है, कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लैक्टोज। जल्दी से बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैक्राइड। तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है हाँ जी ऑप्शन नंबर डी ग्लैक्टोज, तो जी हाँ दोस्तों ग्लैक्टोज जो है ये डाइसैक्राइड नहीं है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सुक्रोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का, तो ये तीनों डाइसैक्राइड हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ग्लैक्टोज जो है ये डाइसैक्राइड नहीं है, तो ये क्या है बच्चों, तो ये जो है मोनोसैक्राइड चीनी है। क्या है ये मोनोसैक्राइड है, यानी मोनोसैक्राइड है, ये याद रखना है, ये डाइसैक्राइड नहीं है, ये मोनोसैक्राइड चीनी है जो मीठा के रूप में एक तरह से ग्लूकोज है ना। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, FeCl3 का जलीय विलयन होता है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय। जल्दी से बताना है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बताएंगे FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, वो किस नेचर का होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है या अत्यधिक क्षारीय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो FeCl3 का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ये कैसे होता है, तो आइए इसको समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि बच्चों FeCl3 का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे FeCl3 जो होता है, जब इसका जल अपघटन होता है ना, तो ये हमारा FeOH का थ्राइस प्लस HCl का निर्माण करता है। क्या मैं बताया कि ये जो हमारा FeCl3 है, जब इसका जल अपघटन होता है तो ये हमारा FeOH का थ्राइस प्लस में HCl का निर्माण करता है, यानी कि ये हमारा FeOH थ्राइस प्लस HCl से मिलकर बना होता है। अब यहाँ HCl जो है ना, ये क्या है बच्चों, प्रबल अम्ल है, ठीक है। क्या है बच्चों, प्रबल अम्ल है। तो HCl प्रबल अम्ल होने के कारण, है ना, HCl जो है प्रबल अम्ल होने के कारण ये जल में वियोजित होकर H+ और प्लस में Cl- आयन देता है ना। जबकि FeOH का थ्राइस ये क्या है, प्रबल क्षार नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये प्रबल क्षार नहीं है ना। इसीलिए जो है FeCl3, इसीलिए FeCl3 का जो जलीय विलयन है वो प्रबल अम्ल होने के कारण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या बताया है ना, देखिए होता क्या है कि HCl जो है ना, ये H+ प्लस में Cl- आयन देता है, जबकि FeOH का थ्राइस ये प्रबल क्षार नहीं है। इसीलिए FeCl3 का जो जलीय विलयन है वो प्रबल अम्ल होने के कारण, यानी ये प्रबल अम्ल है ना, इसी के कारण जो है
ये हमारा अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है H3PO2 अम्ल की क्षारकता है। यानी यहाँ पर ये पूछा गया है कि H3PO2 है ना, यहाँ पे ये पूछा गया है कि H3PO2 ये एक क्षारकीय अम्ल होगा या द्विक्षारकीय या तीन क्षारकीय अम्ल होगा या चार क्षारकीय अम्ल होगा। जल्दी से बताइएगा H3PO2 अम्ल की क्षारकता क्या है, यानी ये एक क्षारकीय अम्ल है या दो या तीन या चार क्षारकीय अम्ल है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, H3PO2 की अगर आपको क्षारकता पता करना है, हमें तो क्षारकता ही पता करना है ना कि ये किस क्षारकीय अम्ल, ये कौन सा क्षारकीय अम्ल है। तो बच्चों कोई भी देखिए H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है। तो कोई भी अम्ल जो है ये क्षार क्यों होता है बच्चों, ये होता है OH माइनस आयन की वजह से। तो यहाँ पे H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है, तो OH माइनस आयन की वजह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें H3PO2 का जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, तो एक फास्फोरस हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देना है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने क्या बताया था, H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें कैसे पता करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है। तो ये होता है OH माइनस आयन की वजह से। तो यहाँ पे भी हमें OH माइनस बंद ही देखना है कि कितने हैं, यानी OH समूह कितने हैं। तो आप ही देखिए ना कितने हैं OH, तो यहाँ हमें OH बंद देखना है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे कितने हैं, तो एक ही हैं, है ना। तो यहाँ पे OH कितने लगे हैं, तो एक लगे हैं। तो ये किस नेचर का हो जाएगा, ये मोनो बेसिक नेचर का हो जाएगा, यानी ये एक क्षारकीय हो जाएगा क्योंकि एक ही है। OH समूह कितने हैं, OH माइनस आयन कितने लगे हुए हैं, एक ही लगे हुए हैं ना। तो ये किस नेचर का है, मोनो बेसिक है, यानी एक क्षारकीय अम्ल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप ही बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लास पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइएगा। इसके लिए जाना होगा टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। जी हाँ, स्टडी विथ रितेश सर्च कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइएगा PDF के लिए। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।